हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter and changes which the matter undergoes under different condition। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस का ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। राइट, यहाँ पे हम क्या करते हैं? मैटर का स्टडी करते हैं। तो एक नया टर्म हमें यहाँ पर मिला, क्या? मैटर। ठीक है, विच वी विल डिस्कस नेक्स्ट। एंड इट ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज। ठीक है, चेंजेस, यहाँ पे एक फिर टर्म आया चेंजेस। हम चेंजेस की बात इंग्लिश में भी करते हैं, बट केमिस्ट्री में या साइंस के टर्म्स में चेंजेस का एक अलग मीनिंग होता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं मैटर पर। एंड मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास। तीन कंडीशंस चाहिए। एनीथिंग विच हैज मास, occupies space, right? Mass occupies space and whose presence can be felt by one of our sense organs। और जिसका प्रेजेंस कौन फील कर पाए? हमारा कोई एक सेंस ऑर्गन उसको फील कर पाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या है ये पता चल गया, तो अब उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे हमने उसके क्लासिफिकेशन किए। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया फिलोसोफर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्लासिफाई किया मैटर को इन द फॉर्म ऑफ पंचतत्व। ठीक है, ये आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा पंचतत्व के बारे में। तो एंशिएंट फिलोसोफर्स ने जो इंडिया के थे, उन्होंने पंचतत्व की फॉर्म में मैटर को डिफाइन किया और उसको डिस्क्राइब किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो मैटर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें आता है आपका एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर। एयर मतलब क्या हो गया यहाँ पर? वायु। अर्थ मतलब धरती। वाटर आपका जल। स्काई इज आकाश एंड फायर मतलब अग्नि। इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा मैटर बनता है। ये कौन बोलता था? एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स बोलते थे। उसके बाद में साइंटिफिक अप्रोच आई और क्लासिफिकेशन आया हमारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ने फिर से मैटर को डिफाइन किया दो अलग अलग तरीके से, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हम फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो था, ये क्योंकि फिलोसोफर्स वाली बात है तो साइंस इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, फिलोसफी जो है वो साइंस एक्सेप्ट नहीं करती, तो आगे केमिस्ट्री पूरी की पूरी किस पे डेवलप हुई? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पर डेवलप हुई। नेक्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एज यू कैन सी ये फिजिकल अपीयरेंस पे जाएगा। ठीक है, बाहर से कैसा दिख रहा है हमारा सब्सटेंस, उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो किस पे आएंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन पे। और जब उसके इंटरनल बिल्डअप की बात करेंगे तो हम किस पे आएंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, इंटरनली हमारा सब्सटेंस मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, किस तरीके से वो है उसका फॉर्मेशन, ये जब हम देखेंगे तो हम किस में आएंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन में। राइट, सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने यहाँ पे देखे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, a solid substance is represented by small s, liquid substance is represented by small l and the gaseous substance is represented by small g। केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो इन दिस क्लास, इन क्लास 9th वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स एज वेल एज, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और इनका जो फॉर्मेशन है। फिर भी एक ओवरव्यू इनका तो मैं आपको दे देता हूँ। सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था कि इनका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इस क्लास में भी हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है सॉलिड में। ठीक, लिक्विड में पार्टिकल का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर गैस में आने के बाद में उसका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उनके बीच का बॉन्ड जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ कमिंग टू द
characteristics of particles of matter. So there are 4 basic characteristics of the particles of matter. इनके ऊपर ही हमें पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, और इन पर बेस्ड एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, जो भी मैटर है, कोई भी मैटर, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि वो किससे बना है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के एक मैटर बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिए, किसी में कम होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, किसी में क्या होगा, बहुत ही लिटिल स्पेस होगा, किसी में स्पेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, और किसी में जो स्पेस है वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। एंड इस पे बेस्ड ही हमने क्या बोला था, सॉलिड, लिक्विड और गैस बोला था, राइट। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो जिसको जितना स्पेस मिलता है वो उस स्पेस के अकॉर्डिंग पार्टिकल क्या करता है, मूवमेंट करता है, राइट। देन लास्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, कोई भी पार्टिकल हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, इनके बीच में हमेशा क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। सॉलिड्स में वो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है, जिसे हम कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, राइट। गैस और लिक्विड में ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा कम होता है, और गैस में ये नेग्लिजिबल के बराबर होता है, बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है, राइट। सो दिस इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, लिक्विड में उससे कम अट्रैक्शन होगा, इंटर पार्टिकल। गैसेस में एकदम मिनिमम होता है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए। डिस्कसिंग द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी में मेंशन है ये एक्टिविटी, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक। तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के हमारा मैटर जो है वो बना हुआ है। तो इसमें एक एक्टिविटी करने के लिए एनसीईआरटी ने बोला है, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक केमिकल फॉर्मूला मिल रहा है, दिस इज KMnO4। इसके अलावा आपको इस एक्टिविटी को ध्यान रखना है, बिकॉज रिवर्स क्वेश्चन पूछता है, इस एक्टिविटी को मेंशन कर देगा एनसीईआरटी और आपसे पूछेगा दिस एक्टिविटी डिस्क्राइब्स विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर, राइट। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, टेक 2 to 3 crystals ऑफ KMnO4। व्हाट इज KMnO4? इट इज पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है KMnO4? तो ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। नाम याद कर लीजिएगा, KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। ऑल्सो इसका केमिकल फॉर्मूला लिखने का एक तरीका है, वो आप देख लीजिए, KM, then N should be small, this is for manganese, Mn, and then O, and ये 4 जो है वो आपका नीचे सबस्क्रिप्ट में जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ KMnO4, ठीक है। इन 10 ml वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर लेना है और उसमें 2 to 3 crystals ऑफ KMnO4 डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आप KMnO4 डालते हैं उस क्रिस्टल में, तो उसके ऊपर एक कलर आता है, और कौन सा कलर आता है वो देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट पर्पल कलर आता है। क्लियर? सो एनसीईआरटी में जो कलर मेंशन्ड आपको वही लिखना है, कहीं पर कोई और कलर अगर आपको देखने को मिलता है किसी भी रिफ्रेशर्स में, तो आपको वो मेंशन नहीं करना है, राइट। सो आपको क्वेश्चन यहाँ से फिर से 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, KMnO4 इन वाटर या पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, ठीक है, इम्पार्ट्स विच कलर? तो आंसर क्या होगा, इट इम्पार्ट्स पर्पल कलर टू द सोल्यूशन। सॉल्यूशन को कौन सा कलर देगा, वो पर्पल कलर देगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 10 ml सोल्यूशन बन जाएगा हमारा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। इस 10 ml सोल्यूशन को आपको क्या करना है, इसमें से 1 ml निकालना है। देखिए समझते हैं, ये हमारा टेस्ट ट्यूब 1 है फॉर एग्जांपल, इसमें हमने 10 ml क्या प्रिपेयर किया है, KMnO4 सोल्यूशन प्रिपेयर किया, राइट। इसके बाद इस 10 ml KMnO4 सोल्यूशन में से आपको लेना है 1 ml, और एक में जिसमें 9 ml आपका क्या था, वाटर पहले से था,
इसमें आपको वापस से क्या डालना है, 1 ml यहाँ से निकाल के डालना है। कितना निकालना है, सो वी हैव टू जस्ट रिमूव 1 ml, 1 ml लेना है यहाँ से, ठीक है, और उसको कहाँ पर डाल देना है, इसमें डाल देना है। तो ये भी कंप्लीट कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूशन का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से 1 ml लिया, कलर कौन सा आया था, तो पर्पल कलर आया था। यहाँ पर भी पर्पल आएगा लेकिन कलर क्या हो जाएगा, पहले से फेड हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब 1 है ये, इसको टेस्ट ट्यूब 2 बोल देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब 2 में भी पर्पल कलर होगा, बट वो फेड होगा किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू द टेस्ट ट्यूब 1, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम डाइल्यूट करते जाएंगे। फिर से इसमें से 1 ml लेंगे फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 ऑल्सो वी विल टेक 1 ml ऑफ सोल्यूशन, एंड इसको हम ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में, और वहां पर भी कितना बनाएंगे, 10 ml सोल्यूशन बनाएंगे, राइट। सो ये है हमारा टेस्ट ट्यूब नंबर 3, और टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में कलर और फेड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप डाइल्यूशन करते जाएंगे, आप कितने भी डाइल्यूशन करेंगे, यू विल गेट द पर्पल कलर, बट इट विल गो ऑन फेडिंग, वो क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा, राइट। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि मैंने ये जो 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले थे KMnO4 सोल्यूशन के, एक्चुअल में ये 2 to 3 क्रिस्टल्स नहीं थे। इन क्रिस्टल्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इन क्रिस्टल्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे, पार्टिकल्स थे। और ये जो पार्टिकल्स हैं, हर डिसोल्यूशन, हर डाइल्यूशन में थोड़े बहुत जो हैं कहाँ जा रहे हैं, ये अगले वाले टेस्ट ट्यूब में जा रहे हैं, और इन्हीं के कारण वहां पर कौन सा कलर आ रहा है, हर बार पर्पल कलर आ रहा है। क्लियर है। सो दिस एक्टिविटी डिस्क्राइब्स द particle nature of matter, that matter is made up of particles.